चलिए हम लोग बिहार ऐसे की बात कर रहे हैं। तो ये 68 का ऐसा है ना, 69 का, 69th का ऐसा है ये। एक सेकंड, ये 69th का ऐसा है। आजा भाई, 69th का ऐसा है, ठीक है। तो इसको हम लोग चर्चा करते हैं भाई। ऑनलाइन वाले पूरी क्लास हम फ्री में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हमको क्लास कभी रोकना पड़ जाता है। जब तक चल रहा है ठीक है। तो अगर आपको सहयोग चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पूरी बात हम फ्री में नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसीलिए हमको क्लास बीच में रोकना पड़ जाता है। अब हमारा देखिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है, यही है। तो ये तो कहेगा कि भाई सत्य है, बात है। इसमें लिखना क्या है ये बता, इसमें लिखना क्या है, भूमिका में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, ठीक है। कुछ बताइए आप। हाँ, तो ब्रह्मांड तो अपने आप में एक रहस्य है, ठीक है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो रहस्य को जानने में सहायक। इसकी भूमिका कैसे लिखेंगे हम, ये बात ये पूछ रहे हैं आपसे, इसकी भूमिका क्या लिखना था। नहीं, शुरुआत गलत हो गया, आप बताइए, शुरुआत गलत हो गया। ये ऐसे हम बताए थे 69 का, जब मेंस का तैयारी करा रहे थे, तो ये ऐसे हम बताए थे क्लास में कि ऐसे, चूँकि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो मुझे अंदेशा था कि ऐसे पूछ सकता है, तो ये ऐसे हम बताए थे। बताइए बताइए, भूमिका क्या लिखना चाहेंगे आप यहाँ पे। देखिए, हम यहाँ पर अगर देखें भारत के प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें, तो ब्रह्मांड को जानने का रहस्य हमारे यहाँ आज से नहीं, प्राचीन समय से ही रहा है, ठीक है। एक मूवी आई थी चौक एंड डस्टर, ठीक है। श्लोक मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है। चौक एंड डस्टर मूवी आप लोगों ने देखा है क्या। नहीं, वो ठीक, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा कि आप ये शुरू की यहाँ से लिखिए ना कि ब्रह्मांड एक रहस्य, ये बात सच है, ठीक है। हमने काफ़ी चीज़ों को खोजा है और काफ़ी चीज़ें हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत में ब्रह्मांड को जानने की इच्छा या ब्रह्मांड को खोजने की इच्छा, ब्रह्मांड के बारे में या ब्रह्मांड के रहस्यों को पता करने की इच्छा प्राचीन समय या आदिकाल से ही रहा है। क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा में एक श्लोक है जिसमें बताया गया था कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो उस श्लोक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन उस क्लास में विद्यार्थी को, पवन जी को याद था। तो चौक एंड डस्टर मूवी में वो दिखाया गया था, ठीक है। तो हनुमान जी बताए, उस बोला कि जब उसको कैलकुलेशन किया गया तो लगभग जो अभी सूरज की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, तो वही उसमें मिला था। तो आप वहाँ से जिक्र कर सकते हैं। दूसरा बात आप देखिए, तो ये हमारे प्राचीन समय से ही जानने का इच्छा रहा। एक बार हनुमान चालीसा में जाकर उस श्लोक को आप लोग देख लेंगे तो ठीक रहेगा, बाकी हमें याद नहीं रहता है, वो 100 जोजन करके कुछ है। तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत में हमारे एक राजा हुआ थे, बहुत चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत प्रतापी राजा थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इसके दरबार में कौन कौन लोग थे, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, इन लोगों ने बताया था ना ब्रह्मांड के विषय में कि पृथ्वी घूम रही है, उसने कहा सूरज घूम रही है, ठीक है। खगोल के बारे में बहुत कुछ बताया था, खगोल शास्त्र के बारे में। तो आप उनका जिक्र कर सकते हैं कि भारत में ये एक प्राचीन परंपरा ही रही है, और ऐसा नहीं है तो इसका जिक्र आप कर दिए, वहाँ पर ब्राह्मीर का आप जिक्र कर दिए, आर्यभट्ट का आप जिक्र कर दिए। फिर अगर हम मेडिवल इंडिया की बात करें, मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें, हम अपने भारतीय इतिहास में, तो मध्यकालीन भारत में आप सवाई जय सिंह कौन थे। इन्होंने जंतर मंतर का स्थापना किया था ना, किसके लिए किया था, ब्रह्मांड को जानने के लिए तो किया था, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए किया था।
तो जब तक आप ये अपने ऐसे में नहीं लिखेंगे तो ऐसे आपका अधूरा हो जाएगा ना। ठीक है। फिर बात आता है कि अगर हम अब आधुनिक भारत की बात करें तो दो दो पैराग्राफ आपने यहाँ पे लिख दिया, 3 पैराग्राफ। एक तो हनुमान चालीसा से आपने उठा लिया, दूसरा हमारा जो प्राचीन भारत का रहा है, और तीसरा जो हमारे मेडिवल इंडिया में आया है, तीसरा हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हम आधुनिक भारत की बात करें। तब आधुनिक भारत में जो है इसरो की स्थापना, ठीक है, ने ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और फिर जो कुछ इसरो ने अचीव किया है, ठीक है, उसको आप लिखना शुरू कर दीजिए। इसरो की बात कि इसरो ने क्या क्या किया है, किस तरीक़ा से सैटेलाइट भेजा है, मंगलयान भेजा है, चंद्रयान भेजा है, पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट भेजा है। तो आपने इसरो के बारे में बताया, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया हुआ है, इसरो के बारे में बताया। उसके बाद फिर आप क्या किए, थोड़ा सा इंटरनेशनली एग्जाम्पल ले, चाहे वो नासा हो, यूरोपीय स्पेस एजेंसी हो, या रसिया का स्पेस एजेंसी हो। तो इन लोगों के साथ इन लोगों ने भी ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में, उजागर करने में बहुत अधिक मदद किया है, इंटरनेशनल सहयोग हुआ है। ठीक है। तो ये तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में सहायक है। और इसके बाद फिर लिखना है आपको कि ये प्रयास निरंतर चल रहा है। भारत सरकार या इसरो का हमारा लक्ष्य है कि सूर्य मिशन भी हमारा भेजा गया, हम शुक्र मिशन भेजे, शनि पे भी भेजे, अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाए। ठीक है। तो और निरंतर ये खोज जारी है। तो ये आपको इसमें लिखना था। समझ गए? लगभग 7-8 पॉइंट पूर्ण गया, 700-800 वर्ड हो जाएगा आपका। हाँ, इसमें 700-800 लिखना है, उतना हो जाएगा कि पहला आप वहाँ से जिक्र करेंगे। फिर ये था हमारा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में सहायक है। बात सही है, हमारे भारत में अगर ये उपलब्धि रही तो हम उसको क्यों नहीं बताएंगे। अच्छा, 7 पेज। हाँ उतना, हाँ नहीं मतलब ऐसे बिहार का जैसे डिफिकल्ट नहीं, बस सवाल है कि आप एसेंस को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़। अब अभी आप लोगों ने आधुनिक भारत से शुरू कर दिया। अगर आधुनिक से इसरो का स्थापना से लिखते और कोई वहाँ से लिखने का प्रयास करता तो निश्चित रूप से होता कि भाई उसको थोड़ा ज़्यादा नंबर मिलता है ना, कि वास्तव में ये ऐसे को पकड़ लिया है, ऐसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है। अब हमारा दूसरा है कि कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है। हमने वो एक रिपोर्ट बनाया था, एक वीडियो बना था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो अभी जो हमारे किसान की आमदनी है, अगर हमारा एनएसओ का रहा है, एनएसओ का यह आंकड़ा है कि 27 रुपया प्रतिदिन हमारा किसान कमाता है। ठीक है। तो कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। अगर कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, यहाँ पे कृषि के जो सब्सिडी क्षेत्र उनको भी लिख दीजिए, जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, और बागवानी, अलग अलग कृषि भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो उससे अगर होगा तो क्या होगा, ग्रामीण लोगों के पास पूंजी आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सशक्त होगा, एजुकेशन में सशक्त होगा, हेल्थ में होगा, पोषण में होगा, न्यूट्रिशन में होगा। यानी आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की 70% आबादी कृषि में संलग्न है। वहीं हम बिहार की बात करें तो बिहार तो पूर्णतः कृषि आधारित राज्य है, और वहाँ की लगभग अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। कृषि से ही वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना रोजगार प्राप्त करता है, अगर आपको डाटा याद ना भी हो तो। ठीक है। अब हम बात की कृषि व्यवस्था में सुधार कर, तो कृषि व्यवस्था से हमारा तात्पर्य है कि खेती किसानी के अतिरिक्त जो अन्य सेक्टर है, चाहे पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो, ठीक है, या मछली पालन हो, ये सब सब्सिडी उसका क्षेत्र है, आपने उसका जिक्र किया। और फिर ग्रामीण अर्थतंत्र, तो ग्रामीण अर्थतंत्र का तात्पर्य ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के द्वारा या लोगों के द्वारा अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दिया जा रहा है, उनका वो अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितना रुपया खर्च कर रहा है, तभी तो वो सशक्त होगा ना। ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। तो अर्थतंत्र सशक्त बनाने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो अभी जो हमारे देश में कहा जाता है कि जब आज़ाद हुआ था भारत, उस समय कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान बहुत अधिक था।
ठीक है, आज वो 17, 15, 14% के आसपास घूमते रहता है। कभी 17% होता है, कभी 14 होता है, कभी 15 होता है। जो हमारा कृषि का अर्थव्यवस्था का विकास है, कृषि जो विकास करता है वो 3%, 3.5% के प्रत्येक साल से हिसाब, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था देश की 7-8% से विकास करता है। तो उसमें कृषि का योगदान बहुत कम है, जबकि लोगों का डिपेंडेंट वहाँ पर अधिक है। अब किसान को एक दिन में 27 रुपया इनकम है, इससे वो क्या कर सकता है? मजदूरों से भी इसकी कम आय होती है। तो ये अब वही कारण कि सुधार, तो सुधार कैसे करेंगे आप? तो सुधार अगर लिखेंगे तो क्या होगा? उनकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो वह सशक्त होगा, हेल्थ के सेक्टर में खर्च करेगा, एजुकेशन सेक्टर में खर्च करेगा, सरकार को भी टैक्स मिलेगा। यानी कह रहा है कृषि व्यवस्था में सुधार से देश के ग्रामीण अर्थतंत्र, तो देश के ग्रामीण अर्थतंत्र मजबूत होगा ना। तो भाई सरकार को टैक्स मिलेगा, भारत सरकार को, तो सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और तो काम करेगा। हाँ, जैसे एक तो लोगों के पास पैसा आया, लोग सामान को खरीदेगा, सरकार को भी टैक्स मिलेगा। तो पहले 1 रोड थी, सरकार 3 रोड बना देगा, तो उससे क्या होगा? ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारा और सशक्त बनेगा ना, मजबूत बनेगा ना। रोड बनाने का काम व्यक्ति का नहीं है ना, रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो सरकार करेगी। अगर सरकार के पास पैसा रहेगा तभी तो सरकार करेगा। अब ये कह रहा है कृषि व्यवस्था में सुधार करके। हाँ, तो कृषि में अगर हम सुधार करेंगे, अगर हमारा उपज बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? उसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा सरकार के पास आएगा, नागरिक के पास आएगा। पोषक, अगर हम कृषि व्यवस्था में सुधार करें तो जो न्यूट्रिएंट्स फूड है हमारा, पोषक तत्व वाला, जो पोषक तत्व वाला भोजन है, फल है, उसका हम उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादकता और उत्पादन दोनों में हम वृद्धि कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो ये सब होगा क्या? कृषि व्यवस्था में सुधार। उच्च क्वालिटी के पशु हम उनको दे सकते हैं, उनको हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो ये कृषि व्यवस्था में सुधार हो। इससे क्या होगा? लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, सरकार के पास पैसा आएगा। एक जो हमारी अर्थतंत्र, अर्थव्यवस्था पूरी तरीक़ा से मजबूत हो जाएगा, हर पैरामीटर पर, हर पहलू पर। ठीक है, तो ये समझ गए। दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे कह रहा है कि काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। ये काला धन होता क्या है? काला धन का परिभाषा क्या होता है? टैक्स रही तो ठीक है, वैसा धन जिस पर टैक्स न चुकाया गया हो, काला धन कहते हैं। ठीक है, तो काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? एक काला धन के थ्रू क्या होता है ना, हवाला कारोबार होता है, जिससे ड्रग सप्लाई होती है, अवैध हथियार की तस्करी होती है। तो ये क्या कर रहा है? ये एक तरफ अपराध को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ काला धन का प्रयोग कहाँ हो रहा है? रियल एस्टेट में, चुनाव में। तो ये क्या कर रहा है? भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। ठीक लिखना है कि काला धन हमारा क्या है? तो अपराध। अपराध किस तरह का? ड्रग्स अपराध है, अवैध हथियारों की तस्करी अपराध है हमारे यहाँ, नक्सलिज्म को जो बढ़ावा मिल रहा है, वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है, हमारे यहाँ आईएसआई आतंकवादी जो घटनाएं घट रही है, तो ये क्या है? ये काला धन का ही प्रभाव है। तो ये जो सेक्शन है ये अपराध को बढ़ावा दे रहा है। और भ्रष्टाचार, जिसे चुनाव में काला धन का इस्तेमाल होता है, वो करप्शन को बढ़ावा दे रहा है। आप रियल एस्टेट में जो मकान खरीदती हैं, तो रियल एस्टेट में भ्रष्टाचार होता है। वहाँ पे किसी को आप कैश में पैसे देते हैं तो क्या है? भ्रष्टाचार होता है। तो आप रियल एस्टेट में, चुनाव में, अधिकांश तो चुनाव में काला धन का इस्तेमाल होता है। तो ये क्या हो? एक भ्रष्टाचार, एक करप्शन को बढ़ावा दे रहा है। तो ये तो आप लिख लेंगे, सिंपल ऐसा ही कि भ्रष्टाचार कैसे बढ़ रहा है, प्रैक्टिकल है। और उसके बाद आरबीआई का भी इसमें ले आना है कि आरबीआई के द्वारा, भारत सरकार द्वारा नोटबंदी किया गया, लेकिन फिर भी काला धन हमारा समाप्त नहीं हो पाया। और नहीं, मतलब समय समय पर आरबीआई के द्वारा काला धन को कम करने के लिए अनेकों सारे कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन तकनीकी इतना आगे चला गया है, तकनीकी रूप से हम इतना विकसित हो चुके हैं, काला धन को अर्थव्यवस्था समाप्त करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकार कम करने का प्रयास किया है।
आरबीआई भी कम करने का प्रयास किया है, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीक़ा से समाप्त नहीं हुआ है। नहीं नहीं, ठीक है, तो वो आपको नहीं लिखना उतना, चूंकि आपसे उपाय पे नहीं पूछा गया है, थोड़ा सा ही लिखना है कि समय समय पर सरकार और आरबीआई के द्वारा काला धन को कम करने के अनेकों प्रयास किए गए हैं। एक दो एग्जाम्पल देना, चूंकि क्वेश्चन वो नहीं, क्वेश्चन ये है कि ये दोनों का मुख्य कारण है, था यही दोनों का मुख्य कारण है। कैसे? अपराध में परसेंटेज बढ़ गया है, तो भाई तो बताइए कि नक्सली घटनाएं बढ़ गई, हमारे यहाँ ड्रग्स का कारोबार बढ़ गया है, अवैध हथियार की तस्करी बढ़ गई है, मणिपुर हमारा इतना दिन से अशांत है, तो वह आखिर काला धन का ही तो प्रयोग हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद भ्रष्टाचार है, तो राजनीति भी हमारी इतनी खर्चीली राजनीति हो गई है, तो राजनीति में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है जी। हाँ, और आप ये लिख सकते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा भी इलेक्शन के समय कितने करोड़ों में रुपया कैश मनी जब्त किया जाता है, तो ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि जब संस्थाओं के द्वारा, जांच एजेंसियों के द्वारा राजनेताओं के या अधिकारियों के घर पे भी, नहीं ईडी नहीं लिखना है भाई, जांच एजेंसी लिखना है, जांच एजेंसियों के द्वारा प्रमुख संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों के घर पे अगर छापा पड़ता है तो उनके यहाँ से लाखों और करोड़ों में कैश बरामद होता है। कई सारे आईएएस अधिकारी के यहाँ भी बरामद हुआ है, तो सिर्फ राजनेता ही नहीं लिखना है, कई सारे उद्योगपति के यहाँ भी पैसा जमा हुआ है। जैसे ये था एक उत्तर प्रदेश में जो दीवाल उवाल तोड़ा गया था, उसके यहाँ से बहुत सारा पैसा मिला था कुछ दिन पहले, जो तो वो जीएसटी में समस्या किया था वो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनेता के यहाँ ही पैसा मिलता है, आईएएस अधिकारी के यहाँ भी पैसा मिलता है और व्यापारी के यहाँ भी पैसा मिलता है। तो दोनों का सबका आपको जिक्र करना है कि जब जांच एजेंसियों के द्वारा इस तरह का होता है तो काफ़ी सारे काले धन पकड़े जाते हैं, तो ये भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया है। और ऐसा मानना है कि एक रिपोर्ट के अनुसार, या कई सारी रिपोर्ट इस बात का जिक्र करता है कि रियल एस्टेट में अधिकांशतः काले धन का प्रयोग होता है। जो मकान खरीदने में, कैश में लोग मकान खरीद लेता है, तो वहाँ पे रियल एस्टेट में काले धन का बहुत अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। और यह एक समानांतर पैरेलल व्यवस्था चली आ रही है, और जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये हो गया हमारा कि बस सिर्फ एक आपको डिफाइन करना, काला धन कैसे अपराध को बढ़ावा दे रहा है और कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। और इसके लिए फिर आपको थोड़ा समाज को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा देना है कि हमारा समाज भी इस व्यवस्था में संलग्न है, ठीक है। समाज अगर सही रहे तो काले धन का उपयोग ना करे तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस व्यवस्था में हमारा समाज भी इंक्लूड है। वो काले धन को भी बढ़ावा दे रहा है, वो अपराध को भी बढ़ावा दे रहा है, और वो भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो समझ गए। अब अगला ऐसे हमारा है, आधुनिक संचार क्रांति ने मानव के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि की है। ये सब तो बहुत आसान सा ऐसा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन वाला ऐसा है। आधुनिक संचार क्रांति ने, अगर हम बात करें फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, जो भी है, तो मानव के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में, तो संचार के साधन हमारा क्या हो गया, यही सब हो गया संचार के साधन, मोबाइल, टेलीविज़न, लैपटॉप, और टेक्नोलॉजी हमारा बहुत सारा नया नया आ गया, इंटरनेट आ गया, एआई आ गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग आ गया, बहुत कुछ आ गया है, रोबोटिक्स आ गया है, तो के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि की है। तो भाई ये आया है तभी तो हम इन सब चीज़ों के बारे में जाने हैं ना, तो यही सब तो पूरा आपको पूरा एग्जाम्पल आपको इसमें लिखना है कि हमारा आधुनिक संचार क्रांति क्या है। आधुनिक संचार क्रांति जिसे हम लोग कहा था कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये थर्ड हो चुका था, फोर्थ अभी क्या चल रहा है, औद्योगिक क्रांति, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, जिसमें कि तकनीक की बात की जा रही है, 5G की बात की जा रही है, रोबोटिक्स का बात किया जा रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी का बात किया जा रहा है, एआई का बात किया जा रहा है। तो और ये क्या किया है, संचार साधनों के टेक्नोलॉजी प्रति, तो जिससे जैसे आ रहा है मानव वैसे वैसे उसके प्रति जागरूक होता जा रहा है, उसको अपने जीवन में उपयोग कर रहा है। अब हम उसमें वहाँ पर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जैसे हमारा है सीरी। सीरी क्या है, सीरी नहीं जानते हैं भाई। एलेक्सा, एलेक्सा क्या है, सीरी एआई है, एलेक्सा सीरी भी एआई है, दोनों। कहता है कि सीरी ये गाना सुनाओ, एलेक्सा इसको फ़ोन लगाओ, हाँ तो फ़ोन लग जाता है। तो ये क्या है, यही तो है ना कि साधन है ना, ये साधन है, टेक्नोलॉजी है। तो लोगों के प्रति जागरूकता आया तो लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे इसे जागरूकता आते गया हम चीज़ों का उपयोग करते जा रहे हैं।
इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, एग्जाम्पल आप डाल देंगे